गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, इसके हम लोग आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु उत्तरीय, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी प्रश्न आंसर हैं याद करने की कोशिश कीजिए। अपनी कॉपी पर लिखकर डे बाय डे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, इसमें पोषण के बारे में, जीवों में पोषण किस प्रकार होता है इस सब के बारे में बताया गया है। आहार नाली सब की रचना, सभी जीवों में पोषण किस प्रकार होता है ये बताया गया है। तो इसका देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। यानी उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में जो भाग लेते हैं वृक्ष से संबंधित, वृक्ष यानी किडनी, उससे संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध यानी उसका नाम लिखना है। तो देखिए उत्सर्जन का डिफिनीशन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये तो सही है कि शरीर से जब हम भोजन करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलता है और उसके बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उससे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसलिए यहाँ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नांकित या निम्नलिखित है। एक नंबर में किडनी उत्सर्जन के लिए बहुत ही जरूरी है। किडनी जो कि एक जुड़ा रहता है, सेम के आकार का इसका आकार होता है किडनी यानी ब्रिक। किडनी को ब्रिक कहा जाता है यानी ब्रिक का इंग्लिश है किडनी। या एक जुड़ा मनुष्य में पाया जाता है और इसका आकार सेम के आकार के जैसा होता है, सेम यानी बिन शेप्ड का आकार का होता है। और दूसरा है उत्सर्जन में भाग लेने वाला मूत्रवाहिनी और मूत्राशय एंड मूत्रभाग, ये सभी उत्सर्जन की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, इस चारों का। तो इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण एंड परपोषण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है परपोषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, परपोषण का टाइप भी बताना है। तो देखिए परपोषण का पहले डिफिनीशन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद से नहीं बनाते हैं, संश्लेषित यानी बनाना, तो खुद से नहीं बनाते हैं, खुद से नहीं संश्लेषित करते हैं, अपितु यानी किंतु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वे किसी न किसी ठोस द्रव गैस या किसी भी रूप में किसी अन्य स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। परपोषण निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। परपोषण का टाइप 4 प्रकार का होता है। पहला है, देखिए पहला परपोषण का टाइप, वैसे तो आपके बुक में दिया है 3 ही, लेकिन एक और होता है। तो देखिए 4 टाइप कौन कौन से हैं? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एंड पराशरणी पोषण। ये 4 प्रकार हो गया परपोषण का टाइप। और फिलहाल के लिए तो आपके लिए 3 ही सही है, या प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण एंड परजीवी पोषण। आगे आपको पराशरणी पोषण पढ़ने का मिलेगा 10 क्लास में, जहाँ तक है 3 ही दिया है, फिर भी आप लोग जान लीजिए कि ये भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अब 3 नंबर प्रश्न है, पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है? इसके विभिन्न चरण यानी स्टेप बताना है, कौन कौन से हैं। तो पोषण का डिफिनीशन देखिए, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। पोषण एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी जटिल प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी यानी सजीव, कोई व्यक्ति, कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। जिसके अंतर्गत यानी पोषण के अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन को ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, जब भोजन को ग्रहण करेगा तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगा तो हमारे शरीर की रचना होगी, टूट फूट
की मरम्मत, यानी जो हमारे शरीर में टूट फूट होता है, टूट फूट उसका मरम्मत होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा ऊर्जा के कारण। एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। एवं अन्य जितने भी हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होते हैं उनका संचालन एवं नियमन होता है। मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत आंत को हम छोटी आंत बोलते हैं, क्षुद्रांत आंत की भित्ति बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है। बिना पचा भोजन बृहदांत यानी बड़ी आंत के जो रेक्टम होता है या एनस यानी गुद्दा होता है उसमें भेज दिया जाता है। यह है पोषण और पोषण में विभिन्न चरण, ये सब है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक कॉन्सेप्ट क्या अपनाना चाहिए, कौन सी है और उसके उपोत्पाद, यानी स्वपोषण हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप जो प्रतिफल, यहाँ उपोत्पाद को हम प्रतिफल प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वह क्या होगा, क्या मिलेगा स्वपोषी पोषण के बाद। तो इसका देखिए आंसर, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। जो स्वपोषी पोषण वह ओनली फॉर हरे पौधे में पाया जाता है, क्योंकि उनमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण उनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। हाँ, ये तो सही है कि जो पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन स्वयं से सेल्फ रेडी करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णन से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यहाँ क्लोरोफिल नामक वर्णन से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यानी ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में मिलता है हमें। ऑक्सीजन यानी प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए इसका रिएक्शन दिया है, इसका रिएक्शन है CO2 यानी 6 CO2 मिलकर और 12 H2O मिलकर, और यहाँ पर उत्प्रेरक, यहाँ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है, इसको हम उत्प्रेरक बोल सकते हैं या उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके प्रतिफल में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ यह ग्लूकोज है, यानी इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ग्लूकोज और जल तथा ऑक्सीजन प्रतिफल के रूप में बनाते हैं। फिर नीचे है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। अगर इसका उत्पाद यानी प्रतिफल पूछे तो वह ओनली फॉर ऑक्सीजन है, और ये तो ग्लूकोज और जल भी बनता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए यह अच्छा से। प्रश्न नंबर 5 है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, यानी जो जल में जीव रहता है उससे उसकी अपेक्षा कंपेयर, उसकी तुलना कर रहा है, जलीय जीव और स्थलीय जीव से तुलना कर रहा है। तो जलीय जीव तो कम ऑक्सीजन उनकी आवश्यकता की होती है, जैसे मछली है तो मछली को बहुत ही कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह जल से ही प्राप्त कर लेती है अपना ऑक्सीजन। लेकिन जो स्थलीय जीव होते हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोनों में कंपेयर करके बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, जलीय जीव या स्थलीय जीव। तो देखिए इसका आंसर, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में रहने वाले जीव होते हैं जैसे मछली और अन्य जीव, जलीय जीव जल में जो ऑक्सीजन खुला रहता है, जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में ऑक्सीजन खुला रहता है उसी से वो अपना काम चला लेते हैं।
क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। जो जल में ऑक्सीजन रहता है वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही कम रहता है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत यानी कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन, जो जल में जीव रहते हैं उनका श्वसन दर होता है वह स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत यानी कम होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो स्थलीय जीव होते हैं वह श्वसन के लिए एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद है। अतः इन दोनों में कंपेयर किया गया था तो स्थलीय जीव बहुत ही लाभप्रद है श्वसन की दर के अनुसार। अगला प्रश्न, श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? तो इसका आंसर देखिए, शरीर इस तरह तो आप जानते हैं कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन आम भाषा में है, लेकिन जब हमें इसे अच्छा से लिखना होगा तब हम कैसे लिखेंगे? तो इसका देखिए आंसर, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह हमारे शरीर में आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। यानी कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार जितना हमारा बॉडी ऑक्सीजन को मांगता है उसके अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन यानी खाद्य पदार्थ जो हम लेते हैं उसका श्वसन के द्वारा भी विघटन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है कि विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा सकता है। श्वसन का भी होता है, इसका ठीक जो प्रकाश संश्लेषण के थोड़ा उल्टा होता है। तो देखिए इसका जो है रिएक्शन, तो इसमें यहाँ पर C6H12 यहाँ पर O6 होगा, O6 + 6O2। ये जब रिएक्शन आपस में करेंगे तो निर्माण करेंगे 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O जल और फिर 673 के कैलोरी जूल, यहाँ इतना जूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं, 673 कैलोरी जूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन की क्रिया के दौरान। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो और जल बनाते हैं और 673 कैलोरी जूल ऊर्जा बनाते हैं। ये आपका समीकरण याद रखना चाहिए, समीकरण बार बार परीक्षा में पूछता है, प्रकाश संश्लेषण का और श्वसन का समीकरण ये दोनों पूछता है। नेक्स्ट, स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उपोत्पाद क्या है? स्वपोषण की आवश्यक शर्त क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए स्वपोषण के लिए, ऑटोट्रॉफ्स के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं तथा इसके उपोत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रतिफल क्या है? तो देखिए इसका आंसर, स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पूछ रहा है स्वपोषण के लिए कितने आवश्यक शर्त है, तो स्वपोषण के लिए निम्न आवश्यक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला है ए में पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, यहाँ पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति यह स्वपोषण के लिए पहला कॉन्सेप्ट, पहला आवश्यक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति, स्वपोषण के लिए CO2 की उपस्थिति भी अनिवार्य है। CO2 की उपस्थिति आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 0.03% CO2 पाया जाता है और C में है जल यानी H2O की उपस्थिति, H2O की उपस्थिति। यानी आप कह सकते हैं कि स्वपोषण के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यक होती है। पहला तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही स्वपोषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण कुछ भी हो सकता है। पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा CO2, क्लोरोफिल एंड जल, 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है स्वपोषण के लिए। अब देखिए इसका उपोत्पाद यानी प्रतिफल या प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका देखिए आंसर, पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को पर्णहरित हिंदी में बोला जाता है या क्लोरोफिल इंग्लिश वर्ड है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है।
विकिरण जो ऊर्जा होता है सूर्य प्रकाश का उसे ऑब्जर्व करता है, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट का अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। उपोत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है और ऑक्सीजन O2 का प्राप्त करता है। ग्लूकोज अतः स्टार्च में बदल जाता है। जो ग्लूकोज होता है वह विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च में बदल जाता है। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो इसका आंसर देखिए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में यानी मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र उस श्रेणी के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। परिसंचरण तंत्र एक कार्य करने का काम करता है और जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 मुख्य अवयव हैं। जो परिसंचरण तंत्र होता है वह हमारे शरीर से ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर करने का यानी ले जाने का काम करता है परिवहन तंत्र। उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य अवयव हैं। इसका 3 अवयव है, तो देखिए 3 अवयव कौन से हैं। पहला है रक्त या रुधिर। परिसंचरण तंत्र का अवयव है पहला रक्त या रुधिर ब्लड, दूसरा हार्ट यानी हृदय है, तीसरा रक्त वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियाँ। ये तीनों परिसंचरण तंत्र के अवयव है। 3 मुख्य अवयव है जो परिसंचरण तंत्र में मदद करते हैं। इसका आंसर यह हो गया। लिख लीजिएगा अच्छे से कॉपी में साफ साफ और याद करते रहिएगा डे टू डे। नेक्स्ट अगला 9 नंबर प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्सर्जन क्या है और मानव में इसके प्रमुख 2 अंग पाए जाते हैं उत्सर्जन से रिलेटेड, तो उसका नाम लिखना है। तो देखिए उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया मतलब जब हम बाहर से अपने मुख के द्वारा भोजन लेते हैं तो वह भोजन हमारे मुख, मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में उसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है, जहाँ पर वह ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है और रक्त में जाता है पूरे कोशिकाओं में, वहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरित होता है। इस यहाँ पर उपापचयी क्रियाओं का मतलब वही है, उसे हम कहते हैं जब भोजन ऊर्जा के रूप में बदलता है तो उसे हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जब भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है वह ऊर्जा के रूप में बदलता है, तो कुछ भाग ऊर्जा के रूप में बदलता है और कुछ भाग अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बदलता है। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को, जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या निष्कासन की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित हैं। पूछ रहा है कि इसके 2 प्रमुख अंग के नाम बताना है मनुष्य में, तो इसका मनुष्य में निम्नलिखित है 2 उत्सर्जन से रिलेटेड। पहला है ब्रीक यानी किडनी। ब्रीक का जो कार्य है या रक्त में द्रव्य के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र यानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। जो किडनी होता है, किडनी यानी ब्रीक या रक्त में द्रव्य के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को, द्रव्य यानी लिक्विड वास्ट प्रोडक्ट, द्रव के रूप में जो पदार्थ होता है उसे यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा है फेफड़ा।
उत्सर्जन से रिलेटेड दूसरा भाग है फेफड़ा, लंग्स यानी लंग्स, फेफड़ा है। यह जो फेफड़ा होता है यह रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को, रक्त में जो गैसीय अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, गैसीय वाष्प प्रोडक्ट, उसको शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़ा का यह कार्य है। यह उत्सर्जन से रिलेटेड दो भाग है जिसमें से वृक्क सबसे महत्वपूर्ण है, वृक्क। नेक्स्ट अगला 10 नंबर प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्प उत्सर्जन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे के लिए वाष्प उत्सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वाष्प उत्सर्जन, तो इसका आंसर देखिए, वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला, यह पौधे के मूल रोम यानी उसके जड़, मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में, ट्रांसफर में सहायक होता है। जो वाष्प उत्सर्जन क्रिया होता है उसका पौधा में बहुत ही भूमिका होता है। पहला है, यह पौधे के मूल रोम यानी उसके जड़ द्वारा खनिज लवणों को अवशोषण यानी मिट्टी से खनिज लवण को अवशोषण करता है, ऑब्जर्व करता है अपने मूल रोम के द्वारा, एवं जड़ से पत्तियों तक परिवहन के में सहायक होता है। जब खनिज लवण को अपनी जड़ से तो अवशोषित कर लेता है और पत्तियों के द्वारा उन्हें परिवहन करता है, जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे में तापक्रम को संतुलन बनाए रखता है। यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। और अगला कॉन्सेप्ट है, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी यानी उसके जड़ से लेकर उसके ऊपरी भाग तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है, वाष्प उत्सर्जन के कारण। फिर है अगला कंसेप्ट, दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्प उत्सर्जन आकर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। दिन में अगर रंध्र खुला रहता है, दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्प उत्सर्जन, यहाँ पर आकर्षण होगा, आकर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है, जो वाष्प उत्सर्जन होता है। यह वाष्प उत्सर्जन पौधे में निम्नलिखित भूमिका है वाष्प उत्सर्जन का। और वाष्प उत्सर्जन सेब के पौधा में या फिर मक्का के पौधा में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मक्का के पौधा एक मतलब फाता में एक प्लास्टिक बांध दीजिएगा और फिर 1-2 घंटे बाद देखिएगा, फिर 1 दिन के बाद देखिएगा, तो उसमें चमकी में बहुत सारे पानी आ जाते हैं मक्का के पौधे से। अगला प्रश्न है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? यानी यूरिन बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? किस प्रकार, किस विधि से, किस कॉन्सेप्ट, किस मेथड के द्वारा बनता है यह यूरिन? तो इसका आंसर देखिए, जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वे उत्सर्जित करना है। जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है यूरिन का वर्णन। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए, अगर आप अधिक मात्रा में जल या फिर अन्य किसी द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा, रक्त का प्रेशर बढ़ जाएगा, वह अधिक मात्रा में यूरिन बनती है। यूरिन की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। जो यूरिन बनने की मात्रा होता है वह हमारे द्वारा लिए गए भोजन तथा खनिज लवण और इसके अलावा ठोस आहार पर भी निर्भर करता है यूरिन बनने की मात्रा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है, अगर आपके खाने में नमक की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा अधिक है, तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण यूरिन के साथ ही बनता है। तो किडनी से उचित मात्रा में जो लवण बनेगा वह यूरिन के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है, जिससे हमारे ब्लड में जो विसरण दाब होता है वह सही रहता है। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः
यह तंत्रिका नियंत्रण में है, यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश यूरिन निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। इस कारणवश हम यूरिन निकासी को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर लेते हैं। इस प्रकार यूरिन बढ़ने की मात्रा का नियमन होता है। अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। ओनली फॉर वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करना है। वाष्प उत्सर्जन क्या है या पेड़ पौधे में होने वाली क्रिया आप तो जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर, द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में जाने की प्रोसेस को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं या कहलाता है वाष्प उत्सर्जन। इसका यह डिफिनीशन हो गया, बहुत छोटा है। अगला है, क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? शाकाहारी यानी वेजिटेरियन एवं मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन जंतुओं में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का जो लेंथ होता है, लंबाई, वह क्या डिफरेंट होता है? यदि यस तो क्यों, वाई पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर, वैसे मैं बता दूं कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा, क्योंकि शाकाहारी जंतु जो भोजन सेवन करते हैं शाक पात, उसमें स्टार्च की मात्रा ये सब ज़्यादा होता है, सेलुलोज की मात्रा, इसलिए। तो देखिए इसमें दिया क्या है, छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जो छोटी आंत की लंबाई होता है वह भोजन के प्रकार पर, भोजन के टाइप पर डिपेंड करता है। छोटी आंत की लंबाई निर्भर करता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जिससे कि सेल्यूलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। अपेक्षाकृत यानी शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षाकृत मांसाहारी जंतुओं का जो भोजन होता है वह बहुत ही सिंपल सरल होता है। इसीलिए तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? तो हाँ, यहाँ पर हाँ होगा। हाँ, शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? यानी मनुष्य का दांत जो क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, उसका कारण रीजन क्या है? तो इसका आंसर देखिए, दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सने यानी धीरे धीरे, यह संस्कृत का शब्द है सने तथा डेंटिन के सने मृदुकरण के कारण होता है। दंत रक्षण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। अनेक जीवाणु कोशिका जो होते हैं वह खाद्य यानी भोज्य पदार्थों के कणों के साथ, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांत में जो भोजन का कण फंस जाता है, उसी के साथ जीवाणु के कण भी मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, जिससे वह दंत फलक यानी वो अपना एक परत लेयर बना लेते हैं, हमारे दांतों पर चिपक कर लेयर बना लेते हैं, उसे हम दंत फलक भी कहते हैं। फलक दांत को ढक लेता है, जो लेयर बनाते हैं वह दंत फलक कहते हैं, वह दंत फलक दांत को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। जो स्लीवा यानी लार बनता है वह एसिड को उदासीन करने के लिए दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। यही दंत क्षरण का कारण है। दंत क्षरण का मुख्य कारण यही है, और वह होता है जब दंत क्षरण का मुख्य रीजन यह है कि जब हम लोग मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं और खाकर अपने दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया दांतों पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, वह क्रिया करने लगता है। अगला प्रश्न है, दंत फलक एवं दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं? दंत फलक और दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं? तो पहले देखिए, यदि मीठी चीज़ें खाने के उपरांत यानी मीठी चीज़ खाने के बाद हम अपने दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है।
मीठी चीज़ खाने के बाद जब हम अपने दांत को सफाई नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे दांत पर बैठ जाती है। एवं दंत फलक बनाते हैं, दंत फलक बनाते हैं, अपना लेयर बना लेते हैं जिसे दंत फलक कहते हैं, दंत फलक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाता है, यानी उस मीठी चीज़ पर बैक्टीरिया होता है वह रासायनिक क्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके अम्ल यानी एसिड बनाता है, और एसिड बनाता है। यह अम्ल दांत के इनामेल के से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है। जो अम्ल होता है वह दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है इनामेल, उसे एकदम रासायनिक क्रिया करके नरम सॉफ्ट बना देता है तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र होल बन जाता है जिसे दंत अस्थिसय कहते हैं। जब इनामेल को नरम बना देता है तो उस पर रासायनिक क्रिया करके नरम बनाता है जिससे उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र यानी होल बन जाता है हमारे दांत में, जिसे दंत अस्थिसय हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। 15 प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से साफ साफ लिख लीजिए और डे टू डे याद करते रहिए। इस तरह आप प्रतिदिन याद कीजिएगा तो आपको कभी भूलिएगा नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा। यह सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।